नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। क्या झारखंड की सियासत करवट लेने वाली है? क्या निकाय चुनाव के बाद राज्य में सरकार की सूरत बदलने वाली है? ये सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे, बल्कि झारखंड कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने बड़ा दावा किया है कि सरकार का सूरत जो है वो बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। जेएमएम इंडी गठबंधन से अलग हटकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। ये बड़ा दावा केएन त्रिपाठी ने किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जेएमएम और बीजेपी साथ मिल चुके हैं और निकाय चुनाव का परिणाम आते ही 15 से 20 दिन में इसका प्रमाण भी दिखने लगेगा। त्रिपाठी ने भी दावा किया है, ये भी दावा किया है कि बीजेपी और जेएमएम के बीच में डील पक्की हो चुकी है। इन चीजों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से व्यक्तिगत रूप से मैं असंतुष्ट हूं। पहला चीज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू में अपने पार्टी का कमान, राजनीतिक कमान अपराधियों के हाथ में दे दिया है। यह हमारे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और दूसरी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल करके उनसे संपर्क में रहते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ तांडव जो मचा हुआ है पूरे पलामू में, अपराधियों का तांडव, आपने पूरे पार्टी और पूरे प्रशासन का कमान दे दिया है अपराधियों के हाथ में। यहाँ का पूरा प्रशासन, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे के पूरे सारी चीजें यह बर्दाश्त से काबिल नहीं है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखिए, कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी के बयान के बाद झारखंड की राजनीति में सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता केएन त्रिपाठी के बयान को पूरी तरीके से निराधार बता रहे हैं। बकवास और भ्रम फैलाने वाला बयान इसको बताया जा रहा है। जेएमएम ने दावा किया है कि केएन त्रिपाठी ने निकाय चुनाव में वोटों का बिखराव रोकने के लिए ऐसा बयान दिया। निकाय चुनाव के बाद उनके सुर बदल जाएंगे। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि जेएमएम बीजेपी नदी के दो किनारे हैं और कभी भी नहीं मिल सकते। बिना सिर पैर का बात है ये। हमें लगता है कि इसकी कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल तथ्यहीन बात है और तथ्यहीन बात नहीं करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन है और गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस के केएन त्रिपाठी जी जो मेदिनीनगर में बैठे हैं, उनको पता होने लगे तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की इतनी दुर्दशा होने का क्या स्थिति है। ये देखिए, दरअसल गठबंधन में ना जेएमएम और कांग्रेस के बीच में इंटरनल खींचातान चल रही है और ये पावर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है कि लोग एक दूसरे को डराते हैं बीजेपी के नाम से। यानी बीजेपी कॉमन फैक्टर इनके डर की, इनको पता है एक बार इनकी सरकार जाएगी तो दोबारा आने वाली नहीं है। ये बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। नगर निकाय में उनकी पुत्री लड़ रही है चुनाव, उसको बेटर कराने के लिए जेएमएम का वहाँ उम्मीदवार है, उससे वोट कटवाने के लिए ये सारी बातें हैं। ये बेबुनियाद बातें हैं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि आज जो हमारी विचारधारा और जेएमएम की जो विचारधारा है वो नदी के दो किनारे नहीं, वो समुद्र के दो किनारे हैं जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। कांग्रेस का कोई अधिकृत व्यक्ति, प्रवक्ता या कोई सांसद विधायक अगर इस तरह के बात बोले तो मुझे लगता है ये खबर बनती है। परंतु केएन त्रिपाठी जी ने अपनी सुपुत्री को उतार रखा है चुनाव मैदान में और वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कैंडिडेट है, बहुत मजबूत स्थिति। तो वोटों का बिखराव ना हो, एंटी बीजेपी वोटर्स। और देखिए, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमूचु ने राज्यसभा की सीट को लेकर दावा किया है कि इस बार धीरज साहू राज्यसभा नहीं जाएंगे, बल्कि धीरज साहू 2028 में राज्यसभा जाएंगे। झारखंड में 2 सीट खाली हो रही है। बलमूचु की माने तो 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जाएंगे।
उन्होंने जेएमएम को कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करने की भी नसीहत दी है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदीप बलमुचू जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस बार सीटों को लेकर के नया कुछ चेहरा देखने को मिलेगा और इस बार राज्यसभा की सीट दिए जाने के बयान के बाद देखिए खबर आ रही है कि इस बार धीरज साहू नहीं जाएंगे राज्यसभा और उनकी जगह कोई और जाएगा। धीरज साहू जी अपने ही वो नहीं चाह रहे हैं और हमको लगता है कि आज साहू जी चाहेंगे कि राज्यसभा जाएं तो आज जा सकते हैं, मगर हमको लगता है कि अभी कुछ उसकी दिक्कतें हैं और कल ही हमको बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी साफ कहा कि इस बार हम कोशिश नहीं करेंगे और अगले बार के लिए बातचीत हुई है। हमको लगता है कि नेक्स्ट जब 2028 का समय आएगा तो निश्चित रूप से धीरज प्रसाद साहू जी राज्यसभा में आपको नजर आए। जबकि अगर आपको यहाँ पर राज्य में आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, मगर अब हमको लगता है ये बात होगी। इस बार जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम एक सीट तो निश्चित रूप से मिले। देखिए, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू की ओर से खाली हो रही राज्यसभा की सीट पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल प्रदीप बलमुचू ने दावा किया कि खाली हो रही राज्यसभा की सीट पर धीरज साहू इस बार राज्यसभा में नहीं जाएंगे। इस बयान पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि धीरज साहू और प्रदीप बलमुचू की बातचीत हुई है तो कुछ बात हो सकता है, लेकिन पार्टी का निर्णय अब तक नहीं आया है। आला कमान जो भी फैसला लेगा वही होगा। पार्टी प्रवक्ता ने भी कहा है कि आला कमान का ही फैसला मान्य होगा। केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा बैठेगा तब ये फैसला होगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो हम समझते हैं उन्होंने, चूंकि उनकी एक अच्छी और पक्की दोस्ती है, उस नाते उन्होंने अगर धीरज प्रसाद साहू जी ने कुछ कहा होगा तो उसको उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये पार्टी को तय करना है कि धीरज प्रसाद साहू चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कौन सा सीट में कौन जाएगा नहीं जाएगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन अगर बलमुचू जी ने, वो एक सीनियर नेता है, अगर ऐसा कहा है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी तो नेतृत्व ने तय नहीं किया है कि टिकट किसको दिया जा रहा है या कि क्या बातें होंगी, आगे किसको दिया जाएगा, क्या संभावनाएं हैं। तो जब तक ये तय नहीं हो जाता है तब तो किसी के बारे में कोई भी आदमी कयास लगा सकता है। और देखिए, गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बड़ा मूर्ख कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं देखा है। सांसद ने कहा कि पिछले 8 साल में पीएम मोदी ने कपास किसानों को बचाने के लिए 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है और टेक्सटाइल सेक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ भड़काना और देशद्रोह करना ही आता है। निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने इतना महामूर्ख जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश में नहीं देखा। आपको पता है कि कपास में उसके किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। एक तरफ तो किसानों को बचाना है, किसानों के बचाने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे फ्री करना है, कैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्योंकि वियतनाम से हो रहा है। तो आप समझिए कि उसके लिए जो है आप ये जो बकवास करना, भड़काना, देशद्रोह करना, यदि कोई सीखे तो वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। और देखिए, बड़ी खबर धनबाद से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो रेलवे में नौकरी का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम ऐंठ लेता था। ये गिरोह सिर्फ धनबाद और झारखंड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कई राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। फिर उन्हें स्पोर्ट्स कोटा के तहत रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करते थे और एक एक अभ्यर्थी से 6 से 7 लाख रुपए तक ऐंठ लेते थे। धनबाद पुलिस ने इस शातिर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दिल्ली, यूपी, बिहार के साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों के युवाओं को निशाना बना चुका है। गिरफ्तार दोनों आरोपी धनबाद के ही रहने वाले हैं, जिसका नाम संजीत कुमार और सुबोध कुमार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस शातिर गिरोह ने अब तक करीब 47 लाख तक की ठगी कर ली है। गिरोह जो है देश भर में लोगों को टारगेट करते हैं, जिसमें साउथ के भी लोग हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं और कई अन्य राज्यों के लोग हैं।
वो टारगेट करके रेलवे में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पे क्रमशः हर एक व्यक्ति से 6 से 7 लाख रुपए का ये किया जाता था, फ्रॉड किया जाता था। और अभी जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार तकरीबन 42 लाख के आसपास इन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है। बता दूं कि इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे जो पकड़ाया हुआ है उसका काम था विद्यार्थियों का, मतलब जो ये अभ्यर्थियों का जुगाड़ करना, उनसे पैसे लेना, और दूसरे का था कि वो यहाँ पे रेलवे जो मेडिकल कॉलेज है, जो रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फर्जी इनका मेडिकल करवाना। और देखिए, दुमका से बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मां बेटी का शव मिलने का यह मामला है। पुलिस की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के विरोध में महिला की हत्या, गवाही के डर से बच्ची की भी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को इन दोनों का शव मिला था। आरोपी जुनैल हक उर्फ जुनैल अंसारी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने कबूल किया कि उसी ने दोनों मां बेटी की हत्या की है और रेप के बाद हत्या की ये घटना बताई जा रही है। 11 फरवरी को दोनों का शव मिला था और गवाही के डर से उसने बच्ची की भी हत्या कर दी थी। बहुत बड़ा अपडेट ये डबल मर्डर केस में। उसकी पता लगा के खोजबीन करके हम लोग उसको पकड़े और पूछताछ के क्रम में वो अपना संलिप्तता भी स्वीकार किया है। और संलिप्तता स्वीकार किया और उसने बताया कि सिंधिया चौक के पास महिला और उस बच्ची बैठी हुई थी और उसको लगा कि लोग के साथ कोई नहीं है, यही दोनों है, तो वो लोग को बहला फुसला के किनारे साइड ले जा रहा था। और इसी क्रम में गलत नियत से वो औरत को खींच के झाड़ी तरफ ले जाना चाहा, जिसका विरोध की। फिर भी वो ज़बरदस्ती उसको खींच के ले गया और उसके साथ गलत करने का प्रयास किया। वो हल्ला की, औरत मना कर रही थी और उसको हल्ला करने लगी। इसी क्रम में, घटनाक्रम में उसको मारपीट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और बच्ची भी वहाँ पर रो रही थी और उसको लोगों को बता देने का डर के कारण वो बच्ची का भी गला घोट के और उसका भी हत्या कर दिया। और देखिए, रामगढ़ में जंगली हाथियों ने फिर से कहर बरपाया है। मांडू वन क्षेत्र के कजरी गांव में 5 हाथियों के झुंड ने एक दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं पति की हालत गंभीर बनी हुई है। वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए मुआवजा राशि सौंप दी है। वन विभाग की ओर से माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाथियों को भगाने के लिए QRT की कई टीम लगाई गई है। बता दें, 2 दिन के अंदर हाथी हमले में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथी के हमले में एक व्यक्ति घायल है, जबकि मौत भी हो चुकी है। और 2 दिन के अंदर आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत हाथी के हमले में हो चुकी है और लगातार 5 हाथियों का झुंड रामगढ़ में आतंक मचा रहा है। और जो पीड़ित परिवार है उन्हें मुआवजा भी सरकार लगातार मुहैया करा रही है। और उसको जाकर रात में ही उसको मुआवजा उनको दे दिया गया है 25,000 रुपया। और हम जनता से, ग्रामीणों से अपील करेंगे कि कच्चा मकान में ना रहे और कच्चा मकान में रहने के बाद थोड़ा सतर्क रहे और हाथी के आसपास ना जाए। तो हाथियों ने तांडव मचा रखा है। ऐसे में प्रशासन और वन विभाग की ओर से हाथियों से दूर रहने के लिए लगातार माइकिंग की जा रही है। सूचित किया जाता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड देखा गया है। इसीलिए कोई भी ग्रामीण रात के अंधेरे में या सुबह के भोर में जंगल की ओर शौच के लिए या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए ना जाएं, क्योंकि हाथियों का झुंड काफी आक्रामक है। इसीलिए सभी ग्रामीण सावधान। देखिए, साल 2026 के पहले ही दिन 1 जनवरी से 10 दिनों तक चाईबासा में एक हाथी ने कहर ढाया और 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। फिर भी हाथी पकड़ में नहीं आ सका।
अब हजारीबाग में हाथियों का झुंड कहर ढा रहा है, लेकिन हाथियों का कोहराम सिर्फ हजारीबाग तक सीमित नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 जिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा और गुमला, सभी जगह एक ही कहानी है। जंगली हाथी ने लोगों की जान जीना हराम कर दिया है लोगों का। सिमडेगा में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर घायल कर दिया। रामगढ़, चाईबासा और गुमला में फसलों और घरों को तबाह कर दिया। साथ ही घर में रखे अनाज को भी चट कर गए हैं हाथी। लगातार गांव में हाथियों के आने से लोग दहशत में हैं और जान बचाने के लिए रत जगह करने को भी मजबूर हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं करा रही है, क्योंकि चुनाव में हार के डर से राज्य सरकार घबरा गई है, इसलिए वो दलगत चुनाव से भाग रही है और चुनाव में गड़बड़ी की जा सके इसलिए निकाय चुनाव ईवीएम से नहीं कराकर बैलेट पेपर से कराया जा रहा है। जिंदाबाद 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 नहीं कराना। उनको पता था कि झारखंड के जो नगर का जो क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है, इसलिए चुनाव दलगत वो नहीं कराना चाहते। तो इसलिए वो कोशिश किया है कि ताकि वोटों का कैसे डिवीजन हो, ताकि हम उसमें से लाभ ले सकें। लेकिन हम सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं वोटों का डिवीजन कम से कम हो। झारखंड में निकाय चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इस बीच झारखंड आरजेडी ने भी अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम कांग्रेस के बाद अब आरजेडी भी अपना उम्मीदवार उतार रही है। आरजेडी ने रांची मेयर सीट के लिए सुजाता कच्छप को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में गठबंधन में वोटों का बिखराव देखने की आशंका भी जताई जा रही है। हम अपने मेयर प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित मेयर प्रत्याशी हमारा जो 3 बार की पार्षद रही हैं वार्ड नंबर 7 से, और अभी वार्ड नंबर 7 में भी चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर का भी चुनाव लड़ रही है रांची नगर निगम का, तो उसको हम अपना समर्थित उम्मीदवार घोषणा करते हैं। वो है सुजाता कच्छप। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन किया है। मैं अपने ओर से पूरा प्रयास कर रही हूं कि रांची मेयर के लिए काम करूं, चूंकि 15 साल मैंने निगम को अपना दिया है, निगम की कार्यशैली को समझा है, बहुत कुछ त्रुटियां रहती है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। इसी बड़ी सोच के साथ मैं यहाँ चली हूँ। देखिए, धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर सीट के लिए चुनावी मुकाबला चुनौती भरा दिख रहा है। चुनावी मैदान में 29 उम्मीदवार हैं, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जनता से जीत का आशीर्वाद मिलने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला 4 उम्मीदवारों में माना जा रहा है। उनमें धनबाद के पूर्व मेयर और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल, झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है। अब फैसला जनता को करना है कि वो किसे अपना मेयर चुनती है। सरकार केवल और केवल धनबाद की दशा और दिशा किस तरफ जाए उसको तय करता है, और लोग मन बना चुके हैं कि हमें विकास की ओर जाना है, कि ठहराव की ओर जाना है, या निगेटिव ढलान की ओर जाना है। देखिए, काम तो बहुत करने हैं, चूंकि पूरा का पूरा नरक बना हुआ है धनबाद नगर निगम, सारा का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। इसलिए एक एक काम का जो है रोड मैप तैयार करेंगे। है यहाँ के लोगों से कि पहला कि जो 2 भाव है उसको सामान्य करेंगे, कि ये नहीं लगे कि धनबाद से लोग कोइलवरी क्षेत्र में, झरिया में, कतरास में, केंदुआ करकेंद में आए तो उनको ये महसूस ना हो कि हम किसी गंदे जगह पर आए हैं। हमें उम्मीद है कि जब कोई नहीं था हमारे साथ
उस समय हम 50,000 से अधिक वोट लाए थे और हमें उम्मीद है इस बार, और हम दावे के साथ कह सकते हैं किसी से लड़ाई नहीं है, जनता लड़ाई लड़ रही है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रही है, इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, बोकारो के चास नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी उमेश ठाकुर के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कमान संभाल ली है। उमेश ठाकुर के साथ पार्टी नेताओं ने चास बाईपास रोड स्थित व्यवसायियों के पास जाकर मतदान करने की अपील की है। इतना है कि कुछ कहने का नहीं, खाली आदमी लोग बोलते हैं कि हम लोग काम किए, लेकिन मेन रोड छोड़ के कहीं काम ही नहीं हुआ है। शहर तो इसको बुलाया नहीं जाता है, ग्रामीण मान के चलिए। अभी भी चाईबासा में नगर परिषद चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार में काफी जोर शोर से जुटे हुए हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रमेश खिरवाल शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और अन्य नेता के साथ कार्यकर्ता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशी पूरे जोर शोर लगाए हुए हैं। दिन भर और देर रात तक प्रत्याशी डोर टू डोर भ्रमण कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भाजपा प्रत्याशी रमेश खिरवाल चाईबासा में डोर टू डोर भ्रमण कर अपने समर्थकों के साथ, भाजपा जो नेता हैं उनके साथ वे डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे उनके पक्ष में मतदान कर उन्हें विजयी बनाएं। तो ऐसा लगता है कि जिसके भी घर के दरवाजा को खटखटा रहा हूँ, नोक कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनको लगता है, सामने वाले मेरे परिवार के लोगों को, कि मेरा बेटा आ गया, मेरा भाई आ गया। उनके चेहरे की खुशी देखने से लगता है, अनुभव होता है कि पूरा समर्थन मेरा परिवार मुझे देने जा रहा है और भरपूर आशीर्वाद के साथ देगा। हम लोग देखिए, हमारा जहाँ जहाँ भी दौरा हुआ है, ये पार्टी जिस तरह का विश्वास के साथ हमको भेजा, हम जहाँ जाते हैं मेरा कैंडिडेट जीतता है। हम आसाम चुनाव वहाँ भी उदारबंद विधानसभा में हम जीता का कैंडिडेट और वहाँ सरकार भी बनाए। पिछले बार गए थे हम उत्तर प्रदेश, दूधी क्षेत्र में, जिंदगी में 40 साल में उन्हें जीता था, वहाँ भी कैंडिडेट को जीता गया है और सरकार भी बनाए। तो इस तरह का हमको पार्टी इसीलिए भेजा है कि हमारा लड्डू भाई जो रमेश खिरवाल जी है, ये भी जीतेंगे। तो आगे देखना है, जब 23 तारीख को जब चुनाव होगा तो इस शहर की जनता का रुझान किस कैंडिडेट की ओर होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा।